हेलो, नमस्कार मित्रों, आप सभी का बुंदेलखंड गुरु में पुनः स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। मैं सुरेंद्र सिंह बुंदेलखंडी आज आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है क्या, डाइजेशन, या हम बोल सकते हैं पाचन तंत्र या डाइजेशन सिस्टम। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे डाइजेशन सिस्टम क्या है, किसमें, मनुष्य में देखेंगे सबसे पहले, या ह्यूमन के ऊपर देखेंगे कि डाइजेशन सिस्टम कैसे पढ़ेंगे। और इसके बारे में जो कंपटीशन से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, अर्थात ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि डाइजेशन में जो एंजाइम्स होते हैं या हार्मोन्स होते हैं उनका क्या रोल है, इससे रिलेट करके, तो इन्हें हम क्या करेंगे, जोड़ करके पढ़ेंगे ताकि हम भूलें ना, है ना। तो हम पिछली क्लासों में हमने ट्रिक से भी पढ़ा, विस्तृत मेथड भी पढ़ा, कनेक्टिव मेथड भी पढ़ा। अब देखते हैं हम इसको पढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या, डाइजेशन सिस्टम। तो सबसे पहले देखा गया कि मनुष्य के डाइजेशन सिस्टम, तो हम देखेंगे मनुष्य का डाइजेशन सिस्टम, अर्थात डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन होता क्या है, एक शब्द आता है व्हाट इज डाइजेशन। ठीक है, तो अर्थात पाचन तंत्र, पाचन है क्या, तो हमें पता है क्या कि बड़े बड़े जो कण होते हैं ना फूड के, उनके छोटे कणों में तोड़ना, फिर इसका क्या होना, अर्थात उसका स्वांगीकरण होना, इस संपूर्ण क्रिया को ही क्या कहा जाता है, पाचन तंत्र। इसको हम डेफिनेशन कैसे देंगे, अर्थात कह सकते हैं हम कि अनसॉल्वेबल जो होते हैं कणों को सॉल्वेबल पार्टिकल में तोड़ने की क्रिया को डाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, एनर्जी हम प्राप्त करना होता है तो क्या होता है, डायरेक्ट आपने जैसे रोटी लेके जाओ, क्या डायरेक्ट एनर्जी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। उसको क्या होगा, सबसे पहले चबाओगे, छोटे कणों में तोड़ोगे, अर्थात फिजिकल ब्रेक डाउन करोगे उसको। इसके बाद फिर क्या होगा, फिर बाद में वो छोटे कणों से जा करके स्टमच में जाएगी, वहाँ भी रौंदी जाएगी। इसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन होते हुए उसका एब्जॉर्प्शन होगा, फिर कोशिकाओं में जाएगा। जब कोशिकीय उसका क्या होगा, कोशिकीय श्वसन होगा, कोशिकीय श्वसन के माध्यम से उससे फिर एनर्जी प्राप्त होगी, है ना। तो एनर्जी प्राप्त होगी, तो ये सारी क्रिया को हम यहाँ देखेंगे। पाचन तंत्र क्या है, तो सबसे पहले ध्यान देना यहाँ है कि पाचन तंत्र को पढ़ते समय हम इसे निम्नलिखित भागों में बांटकर पढ़ेंगे। अर्थात लगभग सबसे पहले जैसे आपने भोजन लिया तो इसके जो पार्ट होते हैं या पचाने में जो सहायक पार्ट होते हैं उनको हम देखेंगे कैसे। जो आपके फिजिकल सहायक पार्ट होते हैं, नंबर 1 होता है आपका मुख गुहा, मुख गुहा, मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा हो गया, आपको पता है इसको बोलते हैं माउथ कैविटी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माउथ कैविटी। माउथ कैविटी हम इंग्लिश में बोलते हैं इसको, किसको, मुख गुहा को। अर्थात जो माउथ हो गया वो हो गया। इसके पश्चात क्या होता है, गले में, अर्थात जिसको हम बोलते हैं गले में, वो क्या होता है, ईसोफेगस बोल दिया हमने, है ना, या ग्रासनाल बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, ग्रासनाल। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ईसोफेगस, क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। ईसोफेगस इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको ईसोफेगस या ग्रासनाल। इसके तत्पश्चात अगला भाग क्या होता है, हमारा आमाशय। ठीक है, आमाशय। अगला भाग हमारा क्या होगा, आमाशय। आमाशय को हम लोग जानते हैं स्टमच के नाम से, स्टमच बोलते हैं ना। तो आमाशय को हम किसके नाम से जानते हैं, स्टमच के नाम से जानते हैं, आमाशय हो गया। इसके बाद अगला भाग जब हम देखेंगे कि आमाशय है, आमाशय के बाद फिर कौन सा भाग आता है, अर्थात आती छोटी आंत, छोटी हार्मोन्स होते हैं या खाने का कैसा पाचन होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है मुख गुहा, अर्थात माउथ कैविटी। तो माउथ कैविटी हमें पता है हमारे मुख में क्या होता है, खाने का फिजिकल ब्रेक डाउन होता है ना। क्या इसको क्या बड़े कणों से छोटे कणों में तोड़ा जाता है, बाई किसके द्वारा, अर्थात दांतों के द्वारा छोटे छोटे भागों में, और जीभ की सहायता से तोड़ा जाता है। अब आता है यहाँ पर एक लार, जो सलाइवा होता है ना, उसको लार को इंग्लिश में सलाइवा बोलते हैं, जो किससे, लार ग्रंथियों से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से। और उसमें पूछा जाता है कि सलाइवा या लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। ये कंपटीशन के क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, तो आपको ध्यान देना है। लार में या सलाइवा में, जो लार होती है मेरी या सलाइवा होता है, उसमें 2 एंजाइम होता है। नंबर 1 होता है आपका आइसोजाइम एंजाइम, और नंबर दूसरा होता है टाइलून। कौन कौन से, एक होता है टाइलून,
एक होता है लाइसोजाइम, दूसरा कौन सा होता है लाइसोजाइम। दो एंजाइम होता है, एक तो होता है टाइलिन एंजाइम और एक होता है लाइसोजाइम, या इसको बोलते हैं हम टाइलेज एंजाइम। ठीक है, एक हो गया टाइलिन एंजाइम, एक हो गया लाइसोजाइम। ठीक है, तो टाइलिन एंजाइम जो होता है आपका, उसमें क्या है, ये काम क्या है ये भी पूछ लिया जाता है। टाइलिन एंजाइम का काम क्या है और लाइसोजाइम एंजाइम का क्या है काम। एक का काम होता है आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, है ना। जैसे हम रोटी अधिक देर तक चबाते रहते हैं तो वो किस में टूट जाती है, अर्थात सुक्रोज होता है ना गेहूं में, तो सुक्रोज में टूटती है और सुक्रोज टूटने के बाद वो मीठी लगने लगती है। और दूसरी होता है लाइसोजाइम एंजाइम, और इस एंजाइम का भी काम क्या है, एक का काम है आपका टाइलिन एंजाइम क्या करता है, जर्म्स जो रहता है उसको आपको क्या करता है, नष्ट करता है। जबकि लाइसोजाइम एंजाइम होता है आपका ये क्या करता है, जर्म को नष्ट करता है। और टाइलिन एंजाइम क्या करता है, अर्थात उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन करता है। तो दो एंजाइम पूछे जाएं आपसे कि लार में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, दो एंजाइम होते हैं, एक तो टाइलिन एंजाइम, एक लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, तो दोनों एंजाइम आपको देख लिए हैं। अगला है, ठीक है, दोनों को हमने देख लिया। अब इसके बाद फिर क्या है, खाना यहाँ से मुख्य बात किस में जाएगा, ग्रास नाल में। तो ग्रास नाल में किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता है, कोई हार्मोन्स उससे ऐड नहीं होता है और ना ही किसी भी प्रकार का इसमें कहीं पर कुछ होता है। सिर्फ इसका काम क्या होता है, मुख गुहा से भोजन को ले जाकर आमाशय तक पहुंचाना होता है। इसका काम, किसका काम, ग्रास नाल का या इसोफेगस का। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि टाइलिन एंजाइम होता है जो पचाता है, क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसके बाद आपका लाइसोजाइम जो होता है, जो कि बैक्टीरिया एवं वायरस जो जर्म होते हैं उसमें भोजन में उनको मारने का काम करता है। अब आइए हम देखते हैं किसमें, आमाशय में। आमाशय में जैसे ही पहुंचता है क्या, भोजन, तो आमाशय से दो तीन संरचनाएं वहाँ आसपास लगी रहती हैं। जैसे हम जानते हैं जिसको पित्ताशय होते हैं, गॉल ब्लैडर बोल दिया हमने, ठीक है, और लीवर लगा रहता है। लीवर से जो आपका वाइल जूस वगैरह आता है यही सब मिलते हैं। और इसमें एक हार्मोन्स और आता है आपका HCl हार्मोन्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। उसमें क्या होता है, इसको सड़ने गड़ने और बदबू से बचाता है, वो किसमें, आमाशय में। ठीक है, तो ये आपको ये चीज़ देखना है। इसके बाद हम देखो इसका काम देखा, इसके बाद ग्रास नाल का देख लिया, आमाशय का देख लिया। अब हम पढ़ेंगे किसका, आमाशय में एक काम और करेंगे कि डाइजेशन जब आमाशय में होता है तो उसके हार्मोन्स कौन कौन से निकल रहे होते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा विस्तृत जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे डाइजेशन इन स्टोमच, अर्थात स्टोमच में हम डाइजेशन दे करता है, इन सब परिस्थितियों से भोजन की सुरक्षा करता है। अब देखते हैं आमाशय में ही उपस्थित रहती हैं कुछ क्या, जठर ग्रंथियां। तो जो आमाशय में रहती हैं जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां रहती हैं जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं किस में रहती हैं, अर्थात यहाँ पर आमाशय में इनके द्वारा एक आपका द्रव्य सा निकलता है जिसको हम बोलते हैं जठर रस। क्या होता है, जठर रस या गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो जठर रस होता है या गैस्ट्रिक जूस होता है जो कहाँ से निकलता है, जठर ग्रंथियों से निकलता है, और जो कहाँ, स्टमच में जा करके भोजन का पाचन करने में सहायता करता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो जठर रस में 4 एंजाइम होते हैं। तो चारों को हम जानेंगे कैसे, चारों को हम जानेंगे पुनः उसी माध्यम से, ट्रिकी माध्यम से जानेंगे, क्योंकि भूले ना। और इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी, है ना, हाँ, हर बार की तरह जो हम बनाते हैं उसी तरह की खूबसूरत ट्रिक बनाई हमने एक। देखो ट्रिक क्या होगी हमारी, ट्रिक है जरा रेनू अम्मा, जरा रेनू अम्मा के लिए पेप्सी लाइए।
ठीक है, तो आपकी ट्रिक क्या हो गई, जरा रेनू अम्मा के लिए पेप्सी लाइए। ठीक, इतना ध्यान देना है आपको। जठर रस में जो एंजाइम पाए जाते हैं उनके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, जरा रेनू अम्मा के लिए पेप्सी लाइए। तो आपको जरा मतलब हो गया जठर रस, क्या हो गया, जठर रस, ध्यान रखना, जठर रस। जरा मतलब जठर रस और रेनू मतलब रेनिन, कौन सा, रेनिन, रेनिन एंजाइम होता है वो आपका हो गया। दूसरा है अम्मा मतलब एमाइलेज, एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम हो गया। के लिए पेप्सी मतलब पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम, और लाइए मतलब लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। ठीक है, तो चारों एंजाइमों को हमने बड़े अच्छे माध्यम से याद कर लिया। आपको कोई दिक्कत होगी, सबको समझ में आ गया ना, कमेंट्स कर दिया करो आप लोग, ताकि हम नेक्स्ट बार देखें तो उसमें कुछ संशोधन कर सकें और आपको आप तक जो आंसर हो आप तक भेज सकें। ठीक है, तो इसको हमने क्या कहा, अमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियों से निकलने वाले जठर रस में क्या होता है, उपस्थित चार एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। चार एंजाइम कौन कौन से होते हैं, तो नंबर 1 होता है आपका रेनिन, दूसरा एमाइलेज, तीसरा पेप्सिन और चौथा लाइपेज। इसको हमने याद कैसे किया, जरा रेनू अम्मा के लिए पेप्सी लाइए। जरा मतलब जठर रस और रेनू मतलब रेनिन, अम्मा मतलब एमाइलेज, पेप्सी मतलब पेप्सिन और लाइए मतलब लाइपेज। अर्थात एक लड़की है या मान लो एक लड़की है और घर में कोई आया, वृद्ध महिला या मतलब कोई आपकी आसपास पड़ोस में रहने वाली कोई अम्मा है, वो आई हैं, तो आप क्या करोगे, अर्थात जैसे ही कि जा करके कोई कहेगा जरा रेनू, उस लड़की का नाम रेनू है, रेनू अम्मा के लिए पेप्सी लाइए। वैसे सीजन चल रहा है ना, है तो ऐसा नहीं है, अम्मा, अम्मा साउथ इंडिया में लड़की बच्ची हो, छोटी हो, बड़ी हो, कोई भी हो, उसको अम्मा ही बोला जाता है वहाँ पर, है ना। तो उसके लिए अम्मा, आप वहाँ शब्द, वहाँ लड़की भी आ गई तो आप क्या कहोगे, रेनू जरा अम्मा के लिए पेप्सी लाइए, यही कहोगे। हाँ ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि इसमें आमाशय में कौन कौन से थे। तो अब हमने क्या देखेंगे आगे, और भी आमाशय के पास में जो लगी हुई संरचनाएं होती हैं, जैसे आपकी अग्नाशय होता है ना। तो अग्नाशय वहीं लगी रहती है, जो क्या करती है, अग्नाशय में भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जो एंजाइम वो निकाल करके इसमें मिलाते हैं। तो हम देखेंगे जो अग्नाशयिक संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं अग्नाशय। ठीक, अग्नाशय, अग्नाशय को देखेंगे हम, इसको अर्थात इंग्लिश में बोला जाता है पैनक्रियाज। क्या बोला जाता है, अग्नाशय को हम बोलते हैं पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज बोलते हैं किसको, अग्नाशय को। हाँ, एक बात और है, जो आपके हमने अभी हार्मोन्स बताए हैं, रेनिन हार्मोन्स है, आपका पेप्सिन है, लाइसोजाइम है, एमाइलेज है, इनका और भी पूछा जाता है कि इनका काम क्या है। अर्थात रेनिन क्या करता है, किस प्रकार की प्रोटीन को पचाता है या किसको फैट को पचाता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन हम अभी क्या शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम विस्तृत क्लास में ही पढ़ते हैं। और जब भी टाइम मिलेगा, आप लोग कमेंट्स करोगे तो ज़रूर इसके लिए स्पेशल हम वीडियो बनाएंगे, एक एक हार्मोन्स को बताएंगे कि इसका कहाँ कहाँ कैसे है, एंजाइम को डिफाइन करेंगे कि इससे किस प्रकार की प्रोटीन का डाइजेशन होता है कहाँ पर होता है, ये सारी वहाँ हम बात करेंगे। अब देखते हैं हम आपका क्या, यानी कि अग्नाशय के बारे में जानेंगे हम, अग्नाशय। ठीक है, पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज के बारे में हम देखेंगे। तो पैनक्रियाज क्या है, एक थैलीनुमा संरचना लगी रहती है उसी के बगल में, ठीक है, पत्ती के आकार की संरचना होती है, इसके बगल में जुड़ी होती है अग्नाशय के बगल में, और जाकर के उससे भी आपके यानी कि जूस निकलता है या रस निकलता है, जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस या अग्नाशयीय रस, अग्नाशयीय रस, अग्नाशयीय रस, पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस या अग्नाशयीय रस होता है जो निकलता है। अब ये पूछा जाता है कि अर्थात जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो हम इसके लिए भी आपके लिए क्या लाए हैं, लड्डू नहीं ट्रिक। ठीक है, तो ये हम लाए हैं अग्नाशयीय रस के लिए
कौन सी है? देखो तो यहाँ, चलिए हम देखते हैं अग्नाशीय रस के लिए ट्रिक है, बड़ी ही खूबसूरत ट्रिक है। टिंकू ने चुम्मा इसलिए कर लिया। ठीक है, हाँ यहाँ हंसने की कोई बात नहीं है, ट्रिक है। हम जितनी फनी बनाएंगे उतनी ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगी, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है ना, आप लोगों का माइंड बहुत खुरापाती है, हमें पता है। ठीक है, तो आपका जो माइंड है खुरापाती है, उसी के अनुसार हमने बनाया है। क्या बनाया है? बड़ा मस्त फनी हमने ट्रिक बनाई है। क्या? टिंकू ने चुम्मा इसलिए कर लिया। कहाँ पर? अर्थात कहाँ पर कर लिया? तो हमने कहा आपका अग्नाशय में। ठीक है, कहाँ पे किया? तो अग्नाशय में किया है। किसने? टिंकू ने। ठीक, अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे या इससे कौन कौन से एंजाइम होते हैं उनको हम जानेंगे। तो आपका होता है एक एंजाइम टिंकू, मतलब होता है ट्रिप्सिन। क्या होता है? टिंकू मतलब होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, टिंकू मीन्स होता है ट्रिप्सिन। और इसके बाद होता है चुम्मा, मतलब होता है काइमोट्रिप्सिन या कीमोट्रिप्सिन। इस है तो चुम्मा मतलब कीमोट्रिप्सिन, और इसके बाद इस मतलब हो गया एमाइलेज, यहां से भी निकलता है। लिए मतलब होता है, ठीक, इसलिए का मतलब होगा एमाइलेज, पूरा हो गया यहाँ से यहाँ तक, मान लो इसलिए, है ना, एमाइलेज पूरा हो गया है। और कर मतलब क्या हो गया? कार्बोपेप्टाइड। आपका होता है एक एंजाइम होता है कार्बोपेप्टाइड। एक एंजाइम होता है कार्बोपेप्टाइड। कर लिया मतलब, कर मतलब होता है कार्बोपेप्टाइड्स है। और एक होता है आपका लाइपेज एंजाइम। लिया मतलब हो गया लाइपेज। ये आपके इसमें हमने 5 एंजाइम बताए। किसमें? अर्थात अग्नाशय से निकलने वाले जो रस होता है, अग्नाशीय रस, उससे निकलने वाले किसमें? रस में उपस्थित 5 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज, कार्बोपेप्सिन और इसके बाद लाइपेज। ठीक, कार्बोपेप्टाइड, ये आपका कार्बोपेप्टाइड और आपका लाइपेज, ये आपके 5 क्या हैं? किससे निकल रहे हैं? देखो, आपको एक तो अगर ऑब्जेक्टिव दे रहे हो तो बड़े आसानी से, थोड़े टफ हैं, लेकिन हमने इनको ज़्यादातर इजी बनाने की कोशिश की है। तो आप लोग ध्यान दो, हमने क्या कहा? अग्नाशय में जो रस निकलता है, अग्नाशीय रस, उस रस में जो उपस्थित एंजाइम होते हैं, 5 प्रकार के एंजाइम होते हैं। कौन कौन से? एक आपका ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन, और इसके बाद आपका एमाइलेज हो गया, और कार्बोपेप्टाइड हो गया, और लाइपेज हो गया। ये 5 हमने जान लिए। ठीक है, किस में निकल रहे हैं? अग्नाशीय रस में निकल रहे हैं। तो अब इसी के साथ हम फिर क्या है, हमने आमाशय को पढ़ा, उसके बगल में अग्नाशय को भी पढ़ा। उनसे जो हार्मोन्स निकल रहे हैं डाइजेशन संबंधित, वो सब करते हैं, और इनकी विस्तृत है, जैसे ट्रिप्सिन का क्या कार्य है, काइमोट्रिप्सिन का, ये हमने पैसे ही बताए हैं। फिर बताएंगे। एक रह गया आपका छोटी आंत, इसके बारे में छोटा सा जान लो आप कि छोटी आंत। तो जनरली हमसे पूछा जाता है कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? पूछा जाता है छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? हाँ, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, तो ये आपका पूछा जाता है। तो हम छोटे भाग को पता है हमें कि छोटी भाग के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत जब हम पढ़ेंगे तो इसके क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपके ड्यूडेनम, जजनम और इलियम, 3 होते हैं। अर्थात ड्यूडेनम, जजनम और इलियम 3 भाग होते हैं छोटी आंत के। ड्यूडेनम, जजनम और इलियम।
नंबर 1 होता है ड्यूडेनम, जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। ठीक, तो ये आपके 3 भाग होते हैं किसके, छोटी आंत के। तो पूछा जाता है कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम और जिजुनम और इलियम। 3 भागों में बांटा गया है किसको, छोटी आंत को बांटा गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन को बांटा गया है। अब देखते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में जब बांटते हैं तो उसमें नंबर 1 हो गया ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, उसको हमने क्या किया, 3 भागों में बांटा, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब देखो एक क्वेश्चन और पूछता है, निम्नलिखित में से आपका डाइजेशन सिस्टम में सबसे बड़ी संरचना कौन सी होती है, तो लंबाई में सबसे बड़ी संरचना कौन सी होती है, आपकी छोटी आंत्र होती है। नाम छोटा आंत्र है लेकिन क्या है, इसकी लंबाई होती है लगभग 1.5 से लेके 2 मीटर, किसमें, मीटर में होती है, अर्थात 1.5 से 2 मीटर की लगभग इसकी लंबाई होती है। लेकिन इसकी साइज क्या है, ऐसे में जब हम करते हैं, काटते हैं, तो इसकी साइज चौड़ाई में, अर्थात जो गोला होता है उसको बीच से काटा तो ये है, बॉल है, जैसे बॉल को काटा तो उसमें बीच में क्या है, इतना सा आपको दिखेगी। यही साइज छोटी होने के कारण इसका नाम हमने स्मॉल इंटेस्टाइन रख दिया या छोटी आंत्र रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जबकि ये लंबाई में सबसे बड़ी होती है और लगभग हमने बता दिया 2 मीटर तक भी होती है और उससे बड़ी भी होती है ना, तो ध्यान देना। अब इसके बाद इससे भी पूछा जाता है यहाँ काम क्या होता है छोटी आंत में, तो ध्यान देना, सबसे अधिक एब्जॉर्प्शन या मतलब सबसे अधिक जो होता है भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में सबसे अधिक भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, तो ये आपको देखना है छोटी आंत में। इसके बाद लास्ट आपका एक भाग और होता है बड़ी आंत, जो हमने कहा है उसका नाम बड़ा इसलिए बड़ी आंत बोलते हैं हम जिसको, बड़ी आंत्र। ठीक है, बड़ी आंत्र होता है या लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं हम, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं हम। इसमें क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए क्योंकि ये ऐसे में बड़ी होती है जबकि लंबाई में छोटी होती है ना, तो ये होती है। और इसमें हमने बताया लार्ज जो इंटेस्टाइन होती है उसका क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, कॉलम, सीकम और रेक्टम। 3 भाग लार्ज इंटेस्टाइन के होते हैं, कॉलम, सीकम और रेक्टम। अब जैसे कॉलम भाग में क्या होता है या रेक्टम भाग में, या जो आपका डाइजेशन होता है, जैसे सेलुलोज का पाचन किस भाग में होता है, तो इसी के अंतर्गत होता है। तो ये विस्तृत जानकारी हम पढ़ते रहेंगे, जैसे आपके कमेंट्स मिलेंगे हम उन पे वीडियो बनाएंगे और क्लास में आप आओगे तो वहाँ तो विस्तृत बताने ही वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि लिमिटेड समय है, हमें उतने ही में आपको कुछ करना है, इसलिए ट्रिकी माध्यम से ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्दी और आसानी से हो जाए। तो हमने कहा कि आपके कॉलम, सीकम और रेक्टम, इसके 3 भाग बता दिए हैं, इसके बारे में हमने जाना है। तो ये हमने सब पढ़ लिया, अर्थात डाइजेशन सिस्टम में। अब डाइजेशन सिस्टम में और भी क्वेश्चन अभी शेष रह गए क्योंकि संपूर्ण नहीं हुआ है, तो हो सकता है आपके जैसे कमेंट्स मिलेंगे, हम दूसरा वीडियो भी बनाएंगे हैं। तो आज मज़ा आया होगा, मुझे तो ऐसे ही है कि आपने क्या पढ़ा आज, डाइजेशन में बड़ी खूबसूरती से पढ़ा, मुखगुआ पढ़ा है, उसमें बताया 2 एंजाइम है, लाइसोजाइम, एक आपका कौन सा है आपके यहाँ टाइलोन एंजाइम है, हमने बताया था ना, एक आपका एमाइलेज एंजाइम हो गया, 2 थे, दोनों के काम। इसके बाद ग्रासनाल में कोई एंजाइम नहीं होता, आमाशय में हमने बताया 2, एक तो आमाशय बताया, तो अग्नाशय भी बताया उसके रस में। इसके बाद है जो आमाशय होता है, आमाशय में हमने कहा जठर ग्रंथियाँ होती हैं और जठर ग्रंथियों से जो जठर रस निकलता है वो जठर रस क्या करता है, अर्थात उसमें उपस्थित 4 एंजाइम होते हैं, कौन से, रेणु, अरे हमने बताया भी था क्या, जरा, रेणु, अम्मा के लिए पेप्सी लाइए, तो आपको हमें पता है चारों एंजाइम कौन कौन से, जरा मतलब जठर रस, इसके बाद जरा, रेणु मतलब रेनिन, जरा, रेणु, अम्मा मतलब एमाइलेज के लिए पेप्सी मतलब पेप्सिन, और इसके बाद पेप्सी लाइए मतलब लाइपेज एंजाइम। 4 हो गए। इसके बाद हमने अग्नाशय बताया और अग्नाशय से में उपस्थित क्या रहता है, अग्नाशयीय रस, और उसमें भी हमने क्या पढ़े, उसमें 5 प्रकार के एंजाइम कौन कौन से पढ़े थे। 5 प्रकार के एंजाइम के लिए एक हमने फिर से ट्रिक बताई थी, आपको पता है कि हमने क्या कहा था, 5 के
टिंकू ने चुम्मा इसलिए कर लिया, है ना। तो पांचों वो आपको रिवीजन करना है। इसके बाद हमने छोटी आंत के 3 भाग बताए हमने। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, ड्यूडेनम, जजनम और इलियम। इसके बाद बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, कॉलम, सीकम और रेक्टम। इसकी बड़ी आंत इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आपके मोटी होती है, और ये छोटी आंत इसलिए बोला जाता है ये पतली होती है, जबकि लंबाई में ये काफ़ी बड़ी होती है ना। तो आई लोग हम समझते हैं कि आप लोगों को ये सेशन मेरा पसंद आया होगा और आप लोग इसको लाइक और शेयर करें। हाँ, एक बात और है, आप सबसे ये कहूँगा कि मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं वो कमेंट्स ज़रा ये देख के करिए कि आपके उचित हैं या अनुचित ही कर देते हो। कई लोग ऐसे हैं कि फालतू के कमेंट्स कर रहे हैं। उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो अपने आप में पहले सभ्य बनिए, ताकि आप, क्योंकि मैं कहता हूँ आप तर्क करो, वितर्क करो, कुतर्क मत करो, गलत मत कहो, है ना। गलत चीज़ें डालोगे, गलत आपके माइंड में चलेगा, गलत हम भी होंगे, तो इसमें आपका लॉस है, हमारा कुछ नहीं आता है, ठीक है। हम तो वैसे संस्था चला रहे हैं तो चल ही रहा है, आपका ही इसमें लॉस होता है। तो आपसे मैं आगे यही आपसे एक्सपेक्ट रखूँगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी आपको दिक्कत होती है उसके बारे में लिखिए, जो समझ में नहीं आ रहा उसके बारे में लिखिए, फालतू के कमेंट्स ना डालिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।